हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों, मैं हूं अरविंद यादव। जैसा कि आप जानते ही हैं काफ़ी दिन से आपका कोई वीडियो नहीं आया था, तो आप लोग परेशान भी हो रहे थे। कई बच्चों का फ़ोन भी आ रहे थे कि सर 12th की कोई वीडियो नहीं आई है। तो आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया, परेशान ना हो। और अब रेगुलर वीडियो आपकी आना स्टार्ट हो जाएंगी आज से। तो ये हम चैप्टर नंबर 3 लेकर आए, खाद यानी मैन्योर। और बच्चों, फसल उत्पादन उद्यान शास्त्र का ये 3rd चैप्टर है। और इससे पहले अगर आपने जो वीडियो नहीं देखी है तो हमारी एक प्ले लिस्ट है, वहाँ जा कर के आप लोग बाकी एनिमल हस्बेंड्री, एलिमेंट ऑफ साइंस और फसल उत्पादन के 2 चैप्टर और कंप्लीटली आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में लिखा हुआ है 12th एग्रीकल्चर 2022 एवं 23। तो वो वीडियो देखें, ठीक है ना। बाकी पुरानी वीडियो भी डली हुई हैं। बाकी ये जो पढ़ाया जा रहा है वो नए ब्लूप्रिंट 2022-23 के आधार पर एक अलग से ही आपका सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो आपको मालूम होगा ये जो चैप्टर है खाद यानी जो मैन्योर आपका चैप्टर है, यह चैप्टर नए ब्लूप्रिंट 2022-23 के आधार पर 3 नंबर का, मतलब इससे पहले जो चैप्टर हुआ पादप पोषण और ये खाद, ये दोनों ही चैप्टर मिलकर के 6 नंबर के चैप्टर हैं। तो 3 नंबर का इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको मालूम ही है। तो इसको आप अच्छी प्रकार से जो है ना समझें चैप्टर को, कहीं भी किसी को कोई समस्या नहीं आएगी। मैं आपसे हमेशा यही बात कहता हूँ कि बच्चों, आप अच्छी प्रकार से पढ़ें हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और एक चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश आपकी होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे और इस वीडियो की शुरुआत हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं खाद क्या होता है, खाद होती क्या है और इसके प्रकार लिखिए। अच्छा, एक कन्फ्यूजन दूर करूंगा मैं आपको, थोड़ा समझाने से पहले एक चीज़ समझें आप लोग। खाद जनरली हम लोग जो छात्र गांव से हैं और सिटी से भी होंगे वो सारे छात्र, तो वो समझ नहीं पाते खाद क्या है और उर्वरक क्या है। इससे नेक्स्ट चैप्टर आपका उर्वरक है वो पढ़ाऊंगा। तो खाद का मतलब होता है, जैसे हम लोग गाँव के हैं तो सबको मालूम होगा खाद जो होती है, जैसे गोबर की खाद है आपकी, है ना। गोबर की खाद पशु के गोबर से बनती है, कचरा होता है घर का, उसका उपयोग होता है ना। तो वो खाद होती है जनरली, है ना। और उर्वरक की बात करें तो हमारे जैसे गांव में तो क्या बोलते हैं, जो उर्वरक होता है ना उसको ही खाद बोलते हैं। डीएपी को भी खाद बोल देते हैं, यूरिया को भी खाद बोलते हैं। जनरली वो खाद नहीं होती है, वो उर्वरक होता है, फर्टिलाइज़र होता है। तो इस बात का आप जरूर याद रखना, ठीक है। अब खाद क्या होती है, इसकी डेफिनेशन की हम लोग बात करते हैं बच्चों। तो देखिए आप लोग, जल के अतिरिक्त वे सभी पदार्थ जिनको भूमि में मिलाने से भूमि की उर्वरता में सुधार होता है, खाद कहलाती है। जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद और वर्मी कंपोस्ट। अब इसको समझिए आप लोग। जल के अतिरिक्त मतलब जल के अलावा, पानी के अलावा यदि हम खेत में या भूमि में कोई भी चीज़ डालें, जिससे क्या होना चाहिए, भूमि की उर्वरता में सुधार होना चाहिए। उर्वरता का मतलब क्या होता है, उर्वरता, भूमि की उर्वरता, समझना बात को। उर्वरता का मतलब भूमि में पोषक तत्व बढ़ना, सीधी सी बात है। भूमि में क्या बढ़ना, पोषक तत्व आना या पोषक तत्व बढ़ना, जो भी आप समझें। तो भूमि में यदि पोषक तत्व उपस्थित आते हैं, कहीं से भी आते हैं, किसी चीज़ को डालने से आते हैं, पानी के अलावा कोई भी चीज़ अपन ने खेत में डाली जिससे भूमि में क्या आ गए, पोषक तत्व आ गए, मतलब उसकी उर्वरता में सुधार हो गया, उर्वरता उसकी बढ़ गई, ये भी हम लोग कह सकते हैं। भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ गई, ये भी हम लोग कह सकते हैं। तो उसी जनरली हम लोग खाद कहते हैं। समझ में आया बात कि नहीं। ऐसी कोई भी चीज़ पानी के अलावा इसको खेत में डालने से भूमि की उर्वरता बढ़ती है, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, उसे जनरली हम लोग खाद कहते हैं। जैसे हम बात करें खाद, गोबर की खाद सब लोग जानते हैं। कंपोस्ट खाद, इसको लोग नहीं जानते होंगे कंपोस्ट क्या होती है। गोबर के अलावा जो भी सड़ा गला पदार्थ जो भी होता है, कूड़ा करकट, सब्जियों के टुकड़े, जो भी कुछ चीज़ होती है, समझ में आए, वो कंपोस्ट खाद होती है। अब उसमें प्लास्टिक नहीं आता, ये ध्यान रखें हम लोग, है ना। इसके बाद हरी खाद, हरी खाद क्या होता है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा सा बता देता हूँ हरी खाद का मतलब क्या होता है। जैसे कोई भी दाल वाली फसल हम लोग खेत में उगा लें और उगा करके उसे फूल की अवस्था पर उसी खेत में जोत दें, तो वो सड़ जाएगी कुछ दिन बाद। वो सड़ करके वो किसका रूप ले ली, खाद का, क्योंकि हरी अवस्था में उसको जोता गया, इसका नाम इसलिए क्या रख दिया, हरी खाद, ठीक है ना। और वर्मी कंपोस्ट, ये तो सब लोग जानते होंगे, केंचुआ की खाद को हम लोग वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये खाद के एग्जाम्पल हैं। तो एक्चुअल में खाद क्या है, डेफिनेशन बहुत अच्छी प्रकार से आपकी क्लियर हो गई, ठीक है।
अब बात करते हैं हम लोग बच्चों आगे, नेक्स्ट है खाद के प्रकार। तो खाद दो प्रकार की होती है जनरली बच्चों। सबसे पहले हम बात करें आपकी स्थूल जैविक खाद। पहली खाद का नाम क्या है? स्थूल जैविक खाद। ये वर्गीकरण भी मान लीजिए आप लोग या प्रकार मान लीजिए। तो स्थूल जैविक खाद क्या होती है बच्चों? इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक एवं पोषक तत्व की मात्रा कम होती है, वही आपकी स्थूल जैविक खाद कहलाती है, जैसे गोबर की खाद, हरी खाद। देखिए ये क्या कह रहे हैं, स्थूल जैविक खाद का मतलब है कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक, मतलब वह अपने आप में तो बहुत होती है, कार्बनिक पदार्थ तो ऑर्गेनिक मैटर्स तो उसमें बहुत होता है, लेकिन पोषक तत्व कम होते हैं। जैसे हम लोग बात करें, जैसे गोबर की खाद इन्होंने एग्जाम्पल दिया, तो गोबर की खाद हम लोग कितनी ट्रॉली जो होती है खेत में पटकते हैं, 1 हेक्टेयर बराबर 4 बीघा होता है, तो 1 हेक्टेयर में 200 से 250 कुंटल हम लोग जो है ना गोबर की खाद डालें, लेकिन पोषक तत्व बहुत कम, जैसे नाइट्रोजन की मात्रा 0.5% होती है, फास्फोरस की मात्रा आपकी 2.25% होती है, पोटास की मात्रा भी 0.5% होती है। तो कितनी, मतलब पोषक तत्व बहुत कम, लेकिन वो अपने आप में बहुत है, अपने आप में बहुत है, मतलब उसकी मात्रा, मतलब कार्बनिक पदार्थ उसमें बहुत सारा है, तो उसको हम लोग स्थूल जैविक खाद के नाम से जानते हैं। और दूसरी होती है सांद्र जैविक खाद। ये क्या होती है? इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा तो कम होती है, लेकिन इसमें पोषक तत्व की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। बिल्कुल जैसे उल्टा है स्थूल जैविक खाद का। एग्जाम्पल जैसे मुर्गी की खाद, मछली की खाद, खून की खाद, मांस की खाद, है ना। अब ये कैसे? देखिए कार्बनिक पदार्थ क्या है उसमें? कम है, अपने आप में वो क्या है? बहुत कम है, लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व की मात्रा ज़्यादा है, तो उसे हम लोग सांद्र जैविक खाद के नाम से जानते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया मुर्गी की खाद, तो मुर्गी की खाद अपने आप में तो कम होगी, इतनी सी मान लीजिए, थोड़ा सा, वो मुर्गी कितनी सी बीट करती है आपने देखा तो होगा जनरली। तो मुर्गी की जो खाद है उसमें पोषक तत्व की मात्रा तो अधिक है, लेकिन वो अपने आप में कम है। जैसे मछली की खाद, मछली की खाद भी आप लोग समझते होंगे। मछली जैसे तालाब में रहती है, तालाब में बीट तो करती है। मछलियों की खाद किस प्रकार से निकालते हैं? मछलियों को दूसरे तालाब में करके उनकी नीचे की पूरा पानी निकाल के, फिर नीचे की जो 2-2 इंच मिट्टी है उसको खुदो करके, मतलब खरोच करके, और फिर उसको खेत में डाला था। तो उस प्रकार की आपकी मछली की खाद। खून की खाद, आप सोच रहे हैं खून की खाद कैसी होती होगी? खून बेटा जैसे गाय भैंस जो होती है ना, आपको पता है कटती हैं तो कितना खून निकलता होगा, 10-10 20-20 लीटर खून निकलता है गाय भैंस जब काटी जाती हैं। तो उनका खून को फिर इकट्ठा करके सुखाया जाता है, उसका प्रयोग हम लोग खेत में कर सकते हैं। मांस की खाद, मांस भी जो सड़ जाता है मांस, उसका उपयोग भी हम लोग जो है खेत में कर सकते हैं। जनरली हम लोग खेत में, अब अभी तो कोई नहीं करता, हम लोग तो नहीं करते, लेकिन जो बनता है ये जरूर कन्फर्म है, ठीक है ना। खून से मांस से आपकी खाद बनाई जाती है। तो बेटा आपको एक चीज़ अच्छी प्रकार से क्लियर हो गई होगी, खाद क्या है, और इसके दोनों अच्छी प्रकार से प्रकार भी क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं जैविक खाद क्या होती है। जैविक खाद या कार्बनिक खाद किसे कहते हैं? देखिए जैविक एक वर्ड आया है, जैविक का मतलब आप लोग याद रखना, जैविक का मतलब होता है जीव से, ऐसी खाद जो जीव से प्राप्त हुई। और जीव का मतलब आप लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं, हम लोग जीव हैं, पेड़ पौधे जीव हैं, जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पति जो भी हमें दुनिया में दिखाई दे रहे हैं टोटल जीव हैं। यदि उनसे कोई हमको चीज़ मिलती है तो वो जैविक कहलाती है। वो चीज़ क्या कहलाती है? जैविक। किसी जीव से प्राप्त अंश, जैसे जीवांश भी इसको बोल सकते हैं। अगर ऐसा लिखा आ जाए एग्जाम में कि जीवांश खाद किसे कहते हैं, तो भी आपको इसी प्रकार से इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी। क्या होता है अच्छी प्रकार से समझिएगा, वे खाद जिसमें जीवांश पदार्थ पाए जाते हैं, बिंदी लगाना भूल गए भाई साहब, है ना। वे खाद जिसमें जीवांश पदार्थ पाया जाता है, मतलब जीवों का अंश पाया जाता है, अंश मतलब किसी जीव का भाग पाया जाता है, उसे हम लोग जैविक खाद कहते हैं। यह पशु वनस्पति से प्राप्त होती है, उन पदार्थों की सहायता से इसको तैयार किया जाता है, और इसके प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, भूमि की भौतिक दशा में सुधार होता है, जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद। एग्जाम्पल वही के वही हैं, आप समझिए इसको जैविक खाद को। वे खाद जिसमें जीवांश पदार्थ पाया जाता है, मतलब ऐसी खाद, ऐसी खाद, जैसे एग्जाम्पल समझिए गोबर की खाद है, तो गोबर की खाद जैविक खाद है कि नहीं है? है। क्यों? क्योंकि किससे प्राप्त हुई है? गाय भैंस बकरी, जो भी गाय भैंस जीव होते हैं कि नहीं होते? होते हैं ना, तो वही बात है, ठीक है ना। अब जैसे कंपोस्ट खाद है, तो कंपोस्ट खाद में क्या कह रहा था? कचरा। कचरा कहाँ से आता है? पेड़ पौधे, टूटे पत्तियाँ जो भी है, डंठल जो हैं, सब्जियाँ क्या हैं? पौधे ही तो हैं, पौधों से तो प्राप्त हुए हैं। पौधे क्या होते हैं? जीव होते हैं। समझ में आ रहा है ना जो मैं कह रहा हूँ वो, ठीक है। जैसे हरी खाद है, मैंने आपको बताया हरी खाद के बारे में, कोई भी फसल को खेत में जोत दिया जाता है जैसा का। अब पेड़ पौधे टोटल जीव होते हैं, तो इसलिए उसको जैविक खाद कहते हैं, है ना। तो उसकी वनस्पति और पशुओं की प्राप्त पदार्थों की सहायता से इसको बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। इसके प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है,
उर्वरा शक्ति के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। उर्वरा शक्ति का मतलब ये होता है भूमि में पोषक तत्व आ जाना, भूमि में पोषक तत्व उपलब्ध हो जाना भूमि के लिए। अब भैया खाद डालेंगे तो उर्वरा शक्ति तो बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। भूमि की भौतिक दशा में भी सुधार होता है। भौतिक दशा का मतलब होता है उसकी फिजिकल कंडीशन। भाई अम्लीय क्षारीय मतलब बंजर होने से वो बच जाती है, अच्छी बात तो ये है, ठीक है ना। तो ये आपकी जैविक या कार्बनिक मतलब बायोलॉजिकल मैन्योर कह सकते हैं या ऑर्गेनिक मैन्योर इसको हम लोग कह सकते हैं। किसी को कहीं प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बस मेरे शब्दों पे विशेष ध्यान दें आप लोग, मैं क्या बोल रहा हूँ। यदि आप मेरे शब्दों पे ध्यान दोगे ना तो आपको किसी भी पॉइंट में कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। मेरा हमेशा उद्देश्य होता है इस प्रकार से सरल शब्दों में समझाना जिससे बच्चे को सभी चीज़ें एक एक पॉइंट अच्छी प्रकार से क्लियर हो। तो जैविक खाद क्या है, उम्मीद करता हूँ सभी छात्रों को अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब ज़्यादा समय खराब नहीं करें, चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, खाद एवं उर्वरक में अंतर। देखो उर्वरक का मतलब अभी हाल के साल समझ लेना, खाद की डेफिनेशन तो आपने समझ ली, लेकिन उर्वरक का मतलब यहीं के ही समझ लो, क्योंकि पहले आगे चैप्टर में आएगा, लेकिन मैं आपको यहीं क्लियर कर देता हूँ। उर्वरक जैसे डीएपी होता है, यूरिया होता है ना, ये उर्वरक है, ये फर्टिलाइजर है, ठीक है, इंग्लिश में फर्टिलाइजर कहते हैं। तो देखिए खाद जो है ना यह फार्म पर तैयार की जाती है। कहाँ पर तैयार की जाती है, देखिए आप लोग, यह फार्म पर तैयार की, फार्म मतलब कृषि फार्म पर। कृषि फार्म होते हैं ना, ऐसे बड़े बड़े खेत होते हैं, वहीं पे लोग रहने लगते हैं, पशु भी रखते हैं वहीं पे, है ना, फार्म बनाते हैं ना कृषि फार्म। तो खाद जो होती है फार्म पर तैयार की जाती है ना, घर पे भी तैयार करते हैं लोग तो, ठीक है ना। जबकि जो उर्वरक होते हैं इनको कारखानों में तैयार किया जाता है। कारखाने यानी फैक्ट्रियाँ, फैक्ट्री में बनता है ना यूरिया डीएपी, कहाँ पर बनते हैं, फैक्ट्री में बनते हैं, कारखानों में बनते हैं, हिंदी में कारखाने बोलते हैं इनको, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा अंतर है खाद में सभी आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। मतलब जो खाद होती है ना, गोबर खाद है, आपकी हरी खाद है, सभी आवश्यक पोषक तत्व। अब पोषक तत्व वाला चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आपको मालूम होना चाहिए 17 पोषक तत्व किसी भी पौधे को अच्छी प्रकार से जीवन यापन करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो वह 17 ही पोषक तत्व खाद में पाए जाते हैं, चाहे वह गोबर की खाद हो, भले कम मात्रा में पाए जाएं, लेकिन पाए जाते हैं। कोई सी भी खाद हो, हरी खाद हो या कंपोस्ट खाद हो। लेकिन जो उर्वरक होते हैं इनमें 1 या 2 या 3 ही पोषक तत्व पाए जाते हैं, है ना। उर्वरक में जैसे डीएपी है, डीएपी में सिर्फ फास्फोरस और नाइट्रोजन पाया जाता है। यूरिया है तो उसमें सिर्फ नाइट्रोजन पोषक तत्व पाया जाता है। समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है। तो वही चीज़ है, तो उर्वरक में 1 या 2-3 ही पोषक तत्व पाए जाते हैं, जबकि खाद में मैंने आपको बता दिया सभी आवश्यक पोषक तत्व उपस्थित रहते हैं। जो किसी पौधे को चाहिए उतनी ही पोषक तत्व खाद में मिल जाते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है सभी खाद कार्बनिक होती हैं, जबकि यूरिया को छोड़कर सभी उर्वरक अकार्बनिक होते हैं। इसका मतलब अच्छी प्रकार से समझिए। तीसरा पॉइंट कहता है खाद वाला कि सभी खाद ऑर्गेनिक होती हैं, मतलब सभी जितनी भी खादें होती हैं ना सभी जैविक होती हैं, ये भी कह सकते हैं। मतलब सभी खाद जीवों से ही प्राप्त होती हैं। किससे प्राप्त होती हैं, जीवों से, चाहे वह गोबर की खाद हो, इससे पहले आप डेफिनेशन पढ़ चुके हो जैविक खाद की, ऑर्गेनिक खाद की, है ना। तो सभी खाद कार्बनिक होती हैं क्योंकि वो जीवों से प्राप्त होती हैं, लेकिन यूरिया को छोड़कर सभी उर्वरक अकार्बनिक होते हैं। समझ में आ रहा है। यूरिया सिर्फ ऑर्गेनिक होता है, बाकी जितनी भी डीएपी है, अमोनियम सल्फेट है, सोडियम नाइट्रेट है, जितने भी फर्टिलाइज़र हैं आपके, जितने भी उर्वरक हैं वो सभी आपके अकार्बनिक होते हैं। अच्छा यूरिया क्यों कार्बनिक होता है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो यूरिया जो होता है ना, शुरुआत में तो पता नहीं था, लेकिन एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था होलर नामक वैज्ञानिक ने बताया कि यूरिया जो होता है ना, यूरिया मनुष्य के मूत्र में भी पाया जाता है। मनुष्य के मूत्र में भी यूरिया पाया जाता है। अब भैया मनुष्य तो जीव होता है, जब मनुष्य जीव होता है और उसके मूत्र में अगर यूरिया पाया जा रहा है तो फिर यूरिया तो ऑर्गेनिक हुआ कि नहीं, कार्बनिक हुआ कि नहीं, जैविक हुआ कि नहीं, है ना, सही बात। तो इसलिए यूरिया को छोड़ करके बाकी जितने भी उर्वरक होते हैं सभी आपके क्या होते हैं, ध्यान रखें आप लोग, अकार्बनिक या इनऑर्गेनिक होते हैं। तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। बात करते हैं हम चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट कहता है बच्चों, चौथा पॉइंट कहता है कि खाद भूमि की भौतिक दशा में सुधार करती है। जी हाँ, खाद का उपयोग यदि हम खेत में डालते हैं, खाद को अगर खेत में डालते हैं जिसकी उसकी फिजिकल कंडीशन में सुधार होगा, मतलब भूमि की भौतिक दशा में सुधार होगा। मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा अगर हम खाद को खेत में डालते हैं जिससे भूमि की जो है उर्वरा शक्ति तो बढ़ेगी, बाकी उसका क्या होगा, आपका
कि जो अम्लीय भूमि है या क्षारीय भूमि है, बंजर भूमि है, खाद डालेंगे तो उसमें क्या हो जाता है, सुधार हो जाता है। मतलब कह दिया भौतिक दशा में सुधार होता है, लेकिन उर्वरक भूमि की भौतिक दशा को खराब कर देते हैं, ये ध्यान रखें। हम लोग बार बार डीएपी यूरिया पटक रहे हैं खेत में कितना बहुत ज़्यादा, जिससे क्या हो रही है, उसकी फिजिकल कंडीशन ख़राब होती जा रही है। एक दिन ऐसा आएगा, आज की डेट में यदि हम लोग देखते हैं तो इतनी बुरी हालत है कि किसान जो है ना अपना फ़ायदे के लिए, अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए धक्का-पेल इतना भयंकर तरीके से आजकल खेत में फर्टिलाइज़र डाल रहा है। उससे फ़ायदा हाल साल तो फ़ायदा मिल रहा है, हाल साल क्या फ़ायदा मिल रहा है कि उससे प्रोडक्शन तो अच्छा मिल रहा है, लेकिन बेटा आने वाली पीढ़ी यदि खेती करेगी ना तो स्थिति बहुत भयावह होने वाली है। रीज़न क्या है, आने वाली पीढ़ी के लिए ये जो हमारे खेत है ना, खेत पूरी तरीके से बंजर हो जाएंगे, भूमि पूरी तरीके से पत्थरनुमा हो जाएगी, उसमें कोई प्रोडक्शन नहीं होने वाला। क्यों? हम लोग इतनी भयंकर उसमें केमिकल का यूज कर रहे हैं। फर्टिलाइज़र का एक केमिकल तो है, उर्वरक क्या है, सभी टोटल केमिकल्स हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आप सोचिए एक बात कि सर आप कहेंगे कि वो तो पोषक तत्व होते हैं उनमें, तो भैया पोषक तत्व होते हैं। जैसे यूरिया है, यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है, सबको मालूम है। बाकी क्या होता है? बाकी तो केमिकल ही है कि नहीं है, फिलर है कि नहीं है, तो वही चीज़ है। तो जो केमिकल का उपयोग हम लोग खेत में ज़्यादा कर रहे हैं, जिससे उसकी भौतिक दशा खराब होती जा रही है, भूमियाँ बंजर होती जा रही हैं, क्षारीय होती जा रही है, उनका पीएच बढ़ता जा रहा है रेगुलरली। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, तो ध्यान रखें हम लोग। 5वां पॉइंट है, उदाहरण देख लीजिए, गोबर की खाद, हरी खाद, कंपोस्ट खाद, ये सभी खादें होती हैं। उर्वरक में देख लीजिए यूरिया, अमोनियम सल्फेट, डीएपी, ये सभी क्या होते हैं, फर्टिलाइजर यानी उर्वरक के उदाहरण है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका क्या है, क्वेश्चन है, ध्यान रखें आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेष याद रखें। 3 नंबर में क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। चौथा क्वेश्चन है, हरी खाद क्या होता है? हरी खाद की 5 फसलों के नाम बताइए। आपको वैसे डेफिनेशन में आपको थोड़ा सा बता दी, लेकिन यहाँ पे अच्छी प्रकार से आप लोग समझ लीजिए। हरी खाद क्या होती है, समझिए। दलैनी फसलों को उगाकर, कौन सी फसलें उगाना है, दलैनी। अब ये बात मैं बताता हूँ कि दलैनी फसल क्यों लेना है। दलैनी का मतलब लेग्यूम्स क्रॉप्स, मतलब आपको मैंने बताया है कि जो दाल वाली फसल होती है ना, इनकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं, और ये गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। ये जीवाणु क्या करता है, वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन को नीचे इकट्ठा कर लेता है भूमि में। तो बड़ी अच्छी बात है ना। अगर उन्हीं खाद को हम खेत में लेंगे तो हमारी भूमि में नाइट्रोजन एक्स्ट्रा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। इसलिए हम लोग हरी खाद के लिए दलैनी फसलों को उपयोग करते हैं। तो उन्हें क्या करते हैं, उगा ले खेत में, और उन्हें हरी अवस्था में ही खेत में जोत कर मिला देते हैं, और उसी हम लोग हरी खाद कहते हैं, जिससे भूमि की उर्वर शक्ति बढ़ जाती है एवं फसलों का उत्पादन बढ़ जाता है। हरी खाद की 5 फसलों के नाम सनई है, ढैंचा, उड़द, मूंग, ग्वार, ये सभी आपकी लेग्यूम्स क्रॉप्स हैं। ठीक है, तो हरी खाद आपको समझ में आया। अच्छी प्रकार से एक बार और समझने की कोशिश कीजिए कि दाल वाली फसलों को उगाकर हरी अवस्था में ही जोतना है। मैं तो कहता हूँ फूल की अवस्था पर जोता जाता है। कौन सी अवस्था पर, फूल की। फूल की अवस्था पर क्यों जोता जाता है, क्योंकि उस अवस्था पर उस दाल वाली फसल में पोषक तत्वों की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए उसको उस समय जोता जाता है और खेत में मिला देते हैं। 2-3 महीने बाद वो सड़ जाती है तो खाद बन जाती है। अब उसका नाम हमने क्या दे दिया, हरी खाद। हरी खाद इसलिए दिया क्योंकि उसको हरी अवस्था में जोता गया था, मिलाया गया था खेत में। अब भैया उसको जोतेंगे, खाद बन गई तो पोषक तत्व बढ़ेंगे खेत में, तो उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी तो फसलों का उत्पादन बढ़ जाएगा। फसलों का उत्पादन बढ़ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। कौन कौन सी फसलों का प्रयोग करते हैं, मैंने एग्जाम्पल बताई दी आपको। ठीक है, तो हरी खाद क्या है, हरी खाद की 5 फसलों के नाम अच्छी प्रकार से आपको क्लियर कर दिए। बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं आगे। पूर्ण खाद क्या है? पूर्ण यानी कंप्लीट मैन्योर क्या है, कंप्लीट का मतलब बेखाद, ये गलत है, दे खाद नहीं, बेखाद, जिनमें सभी आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। ऐसी खाद जिनमें सभी आवश्यक मतलब जो हमारी एक फसल के लिए ज़रूरत पड़ती है, एक पौधे को जीवन चक्र चलाने के लिए आवश्यक पोषक तत्व। आपको मालूम है कि 17 पोषक तत्व चाहिए। कौन कौन से चाहिए ये भी मैं बता देता हूँ, पहले बता चुका हूँ वैसे। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, है ना, आपको पता ही है। आयरन, मैंगनीज, कोबाल्ट, क्लोरीन, कितने सारे हैं, कॉपर, मोलिब्डेनम। तो ये सभी आवश्यक पोषक तत्व यदि किसी खाद में पाए जाते हैं तो उसे ही हम लोग पूर्ण खाद कहते हैं, और इनके प्रयोग से ही पौधों को सभी आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। जैसे गोबर की खाद, हरी खाद। आपको मालूम है कि गोबर की खाद और हरी खाद
चाहे कंपोस्ट खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद, इन सभी खादों में सभी आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो उन्हें हम लोग कंप्लीट खाद कहते हैं। डेफिनेशन क्लियर हो गई। चलिए बहुत बढ़िया। तो बच्चों पूर्ण खाद क्या है, हरी खाद क्या है, ये आपको अच्छी प्रकार से क्लियर हो गया। अब बढ़ेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है बच्चों हरी खाद या गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद का लाभ या महत्व बताइए। बच्चों ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले खाद उर्वरक में अंतर, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये वाला क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको हरी खाद, गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद, किसी का भी इनमें से किसी का, अभी पूरा तो पूछेगा नहीं एग्जाम में, इनमें से किसी एक का नाम दे दिया जाएगा आपके एग्जाम में। इनमें से किसी एक का नाम दे दिया जाएगा एग्जाम में और पूछा जाएगा कि हरी खाद का लाभ या महत्व बताइए, या गोबर की खाद का लाभ, मतलब किसी एक का नाम दिया जाएगा। समझ में, पूरे नहीं, लेकिन उनका सबका आंसर एक ही देना है आपको, जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना। चलिए तो निम्न प्रकार है, समझिए। इसके प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। बहुत सिंपल पॉइंट है। इसके वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में आपको इसके ही लिखना है, क्योंकि एग्जाम में एक पूछा जाएगा, ना कि ये चारों की चारों। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसलिए। नहीं तो मैं इनके वर्ड यूज करता है यहाँ पे, इनके तो चार का लिए लिखते हैं, है ना, इसलिए। तो इसके प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, मतलब भूमि में आवश्यक पोषक तत्व उपस्थित हो जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे वे पौधों को मिले। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वही है, इसमें से किसी भी खाद का अगर भूमि में हम लोग प्रयोग करेंगे तो भूमि की क्या बढ़ जाएगी, उर्वरा शक्ति, उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। दूसरा है, इसके प्रयोग से पौधों को सभी आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। सही बात है, इनमें से किसी भी खाद का हम प्रयोग अधिक खेत में करें तो हमारे पौधों को सभी आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन खादों में सभी आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। 17 ही पोषक तत्व इन खादों में पाए जाते हैं। तो इनमें से किसी भी खाद का यदि प्रयोग करते हैं तो हमारे पौधों को सभी आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट है, इसके प्रयोग से भूमि की भौतिक दशा में सुधार होता है। ये चीज़ भी आप लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं। भौतिक दशा क्या होती है, हमारी भूमि बंजर होने से बच जाती है कुल मिलाकर के। यदि हम इनमें से किसी भी एक खाद का प्रयोग करते हैं तो क्या होगा, भूमि की जो भौतिक दशा है, मतलब भूमि की फिजिकल कंडीशन है, मतलब जो बंजर है वो भूमि होने से बच जाएगी, मतलब उसकी फिजिकल कंडीशन में सुधार हो जाता है। चौथा पॉइंट है बच्चों, इसके प्रयोग से फसलों का उत्पादन बढ़ जाता है। इसके प्रयोग मतलब इनमें से किसी का भी प्रयोग करें तो क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ जाता है, फसल उत्पादन बढ़ जाता है। सही बात है, जब भैया उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, पोषक तत्व अच्छी प्रकार से मिलेंगे, भौतिक दशा में सुधार होगा, तो फसल उत्पादन तो बढ़ना ही बढ़ना है। बहुत ईजी आपका पॉइंट है। पांचवा पॉइंट है, इसके प्रयोग से भूमि में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा भी बढ़ जाती है। बिल्कुल, ऑर्गेनिक मैटर्स भी उसमें बढ़ जाता है, मात्रा बढ़ जाती है ऑर्गेनिक मैटर्स की, जिस कारण से प्रोडक्शन अच्छी प्रकार से मिलता है। और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है ना, तो भूमि में जो है नमी शोषण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। अधिक समय तक हमारी भूमि में नमी बनी रहती है, मतलब अधिक समय तक भूमि में गीलापन रहता है ना। तो वो तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी जाके पौधों को अच्छी प्रकार से पोषक तत्व मिल जाएंगे, है ना, ये चीज़ हुई। ठीक है, तो हरी खाद या गोबर खाद, इनमें जो भी वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट खाद का लाभ या महत्व पूछा जाए तो आपको इस प्रकार से इसका आंसर देना होगा। उम्मीद करता हूँ अच्छी प्रकार से समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी खाद की फसल के गुण या विशेषताएं लिखिए। मतलब क्वेश्चन आप क्या कह रहा है, इसको समझना बहुत जरूरी है। हरी खाद की फसल, अब हरी खाद की फसल कौन सी थी, मैं आपको एग्जाम्पल पहले ही बता चुका हूँ। उड़द थी, मूंग थी, ग्वार थी, और आपकी सनई थी, ढैंचा था। तो उस फसल में, मतलब सनई जैसे हम प्रयोग करते, सनई में कौन से गुण होना चाहिए, सीधा सीधा इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आंसर को समझिए। सबसे पहली बात तो कह रहे हैं कि फसल कैसी होना चाहिए, दलहनी होना चाहिए। फसल दलहनी क्यों होना चाहिए, आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ मैं कि दलहनी वाली फसलों की जड़ों में गांठें पाई जाती हैं, ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, उनमें राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो कि वायुमंडल से नाइट्रोजन को नीचे एकत्रित करता है। तो हमेशा दलहनी फसल का ही प्रयोग करना चाहिए, इससे भूमि को नाइट्रोजन मिल जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, फसल में पत्तियां अधिक होना चाहिए। जी हाँ, जो भी फसल से हमारी खाद बना रहे हैं ना, उसमें पत्तियों की संख्या अधिक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पत्तियां अधिक होंगी तो खाद भी अधिक मात्रा में बनेगी, खाद भी अधिक मात्रा में बनेगी, है ना। पत्तियों में ही पोषक तत्व पाए जाते हैं, वो सड़ करके क्या बना देंगी, खाद बनाएंगे। तो इसलिए पत्तियों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा उस फसल में होना चाहिएगा। तीसरा पॉइंट कहता है, फसल के अंग मुलायम होना चाहिए।
फसल के अंग मुलायम होना, जो भी फसल हम लोग प्रयोग कर रहे हैं हरी खाद के लिए, उसके अंग, अंग बोले तो उसकी जड़, तना, शाखाएं, पत्तियां सभी मुलायम होना चाहिए। क्यों भैया? मुलायम इसलिए होना चाहिए क्योंकि जितनी जल्दी मुलायम होंगे तो वो सड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और जल्द से जल्द वो सड़ जाएंगे और खाद का रूप ले लेंगे। चौथा पॉइंट है फसल की जड़ों में ग्रंथियां अधिक होना चाहिए। फसल की जड़ों में ग्रंथियां अधिक होना चाहिए, मतलब जो गांठें होती हैं ना, मतलब जो उसकी जड़ों में पाई जाती हैं, तो अधिक होंगी तो राइजोबियम जीवाणु भी ज़्यादा होगा। जब राइजोबियम जीवाणु ज़्यादा होगा तो वायुमंडल से नाइट्रोजन भी स्त्रीकरण ज़्यादा होगा। जब नाइट्रोजन स्त्रीकरण ज़्यादा होगा तो फसलों का उत्पादन भी आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है ना? तो फसलों की जड़ों में ग्रंथियां अधिक होना चाहिए। फसल शीघ्र पकने वाली होना चाहिए। पांचवा जो गुण है वो है कि ऐसी फसल होनी चाहिए जल्दी पक जाए। मतलब पकना तो है ही नहीं, अपन को तो फूल की अवस्था पर उसको जोत देना है ना? तो जितनी जल्दी होगी तो जितनी जल्दी खाद तैयार हो जाएगी, इसलिए कह रहे हैं। ठीक है ना? तो हरी खाद की जो फसल है उसमें क्या गुण विशेषता होना चाहिए, उम्मीद करता हूँ सभी छात्रों को अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरी खाद बनाते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, हरी खाद बनाते समय कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए। तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है? तो कौन कौन सी आपको बातों का ध्यान रखना है, समझिए। निम्न बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपकी बात है बच्चों, हरी खाद दलहनी फसल से बनाना चाहिए। आपको पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पर भी आप लोगों को ये बात याद रखनी ही रखनी है। क्यों बनाना चाहिए, क्यों का जवाब मैं दे चुका हूँ। फसल को फूल की अवस्था पर पलटना चाहिए, है ना? फूल की अवस्था पर क्यों पलटना चाहिए? क्योंकि फूल जब आते हैं फसल में, तो फूल की अवस्था पर उस फसल में पोषक तत्व की मात्रा अधिक रहती है, इसलिए अब पोषक तत्व की मात्रा अधिक है और खेत में हम उसको जोत दें तो हमारी भूमि को भी पोषक तत्व मिल जाएंगे ना, इसलिए उसको फूल की अवस्था पर जोतना चाहिए। तीसरा है फसल को नम मिट्टी में मिलाना चाहिए। नम मतलब नमी होना चाहिए मिट्टी में, मॉइस्चर होना चाहिए, गीली मिट्टी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गीली मिट्टी होगी, नम होगी ना मिट्टी, तो आपको पता है कि नम मिट्टी में बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं, जीवाणु ज़्यादा होते हैं, है ना? तो वो जीवाणु उसको जल्दी से सड़ा देंगे, इसलिए फसल को नम मिट्टी में ही मिलाना चाहिए। चौथा पॉइंट है फसल को 5 से 6 सप्ताह की उम्र पर मिलाना चाहिए। फसल को कितने सप्ताह? 5 से 6 सप्ताह की उम्र पर, है ना? लगभग 40 से 45 दिन की उम्र पर उसको हम लोग खेत में मिला सकते हैं, जिससे वो अच्छी प्रकार से सड़ जाए और पोषक तत्व हमारी भूमि को मिल जाए। तो ये हरी खाद बनाते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी प्रकार से आपको क्लियर होगा। ठीक है ना बच्चों? तो आपको सभी क्वेश्चन अच्छी प्रकार से समझ में आ ही रहे हैं बच्चों। आगे बढ़ने से एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूं कि बच्चों अच्छी प्रकार से पढ़ें, मेहनत करें, है ना? अपना नाम रोशन करें, अपने माता पिता के नाम रोशन करें, मेहनत जरूर करें। बिना मेहनत के इस दुनिया में कुछ नहीं है, आपको मालूम होगा। तो मैं आपसे पहले ही कहता हूँ, यदि ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार है। इसलिए ठान लीजिए कि मतलब किसी भी कंडीशन में बहुत अच्छा करके दिखाना है तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आपको किताबें, गाइड्स कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है। आप बस हमारे यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहें और सब चीज़ों को अच्छी प्रकार से आप लोग पढ़ते चलें। ठीक है? चलिए, तो ज़्यादा समय खराब ना करते हुए बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गोबर की खाद किसे कहते हैं? गोबर की खाद किसे कहते हैं, इसका संगठन लिखिएगा। तो गोबर की खाद सब लोग जानते भी हैं, देख लीजिए। पशुओं के गोबर एवं मलमूत्र से तैयार खाद गोबर की खाद कहलाती है और इसे फार्म पर पाले जाने वाले पशुओं के गोबर एवं मलमूत्र से तैयार किया जाता है, इसलिए इसे FYM यानी फार्म यार्ड मैन्योर के नाम से भी जाना जाता है या कहते हैं इसको। सब जानते हैं कि गोबर की खाद जो होती है पशुओं के मलमूत्र से बनती है, गोबर से, और मूत्र जो होता है उससे ही बनाई जाती है ना? और इसको जो भी फार्म, हमारा कृषि फार्म होता है, वहाँ पर पशु पालते हैं तो उनके गोबर से बनता है जनरली, इसलिए इसे फार्म यार्ड मैन्योर भी कहते हैं। ये जरूर बात याद रखना, FYM जो है ना, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। क्यों? क्योंकि पशु फार्म पर पालते हैं तो उसको फार्म यार्ड मैन्योर नाम दे दिया। संगठन की हम लोग बात करें तो नाइट्रोजन 0.5% होती है, फास्फोरस 0.25% और पोटास की मात्रा 0.5% होती है। और बाकी इसके अलावा इसमें कैल्शियम रहता है, मैग्नीशियम भी रहता है, कैल्शियम भी है इसमें, आपका मैग्नीशियम भी है, तांबा, जिंक आदि पोषक तत्व भी, मतलब सभी आवश्यक पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। ठीक है? तो आपने जाना बच्चों क्या होता है गोबर की खाद, क्या संगठन है इसका, क्या क्या चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, वो सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है ना? कहीं किसी को आपको इसको समझने में समस्या नहीं आ रही होगी। यदि आपको फिर भी समस्या आती है तो आप हमारे मोबाइल नंबर 7224002628 या व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, या आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर आपके जो भी कोई समस्या है उसका आप निराकरण पा सकते हैं।
एग्रीकल्चर से, पढ़ाई से रिलेटेड आपको यदि कहीं भी समस्या आती है तो आप हमसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गड्ढों में गोबर की खाद तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ बच्चों, आपको पता है कि गोबर की खाद दो प्रकार से बनाई जाती है। एक तो ढेर लगा कर बनाते हैं, गाँव में अपन ने देखा ही होगा कि एक तो ढेर लगा देते हैं और ढेर लगा के हम इकट्ठा कर लेते हैं गोबर, उस प्रकार से खाद बनती है, जबकि वो गलत तरीका है। यदि हम लोग गोबर की खाद को गड्ढे में तैयार करते हैं ना, तो ये वैज्ञानिक तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों? देखिए क्या होता है, यदि हम लोग ढेर लगा के गोबर की खाद तैयार करते हैं ना, तो उससे क्या होता है, उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, धूप से नष्ट हो जाते हैं, पहली बात। दूसरा, पानी बरसता है तो पानी के साथ बह करके नष्ट हो जाते हैं, दूसरा तरीका ये है ना। तो ये इस प्रकार से उसके पोषक तत्व नष्ट हो गए तो क्या मतलब की खाद है, समझ में आ रहा है? क्योंकि पोषक तत्व तो चाहिए, हम इसलिए तो खाद बना रहे हैं। अगर पोषक तत्व नहीं होंगे तो क्या मतलब की खाद है? ठीक है, तो हमेशा गड्ढों में ही गोबर की खाद तैयार करना चाहिए। और गड्ढों में यदि गोबर की खाद तैयार करते हैं तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है उसको समझिए आप लोग। निम्न बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात देखिए, गड्ढा छायादार स्थान पर बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए, मैंने आपको बता दिया कि अगर हम लोग धूप में बनाते हैं, उस धूप पड़ते हैं उस पर, तो उसका क्या होता है, पोषक तत्व धूप के कारण नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमेशा छायादार स्थान पर बनाए रहेंगे तो उससे क्या होगा कि पोषक तत्व उसमें ऐसे के जैसे बने रहेंगे। दूसरा है, गड्ढा का फर्श पक्का होना चाहिए। क्या होता है, जो गड्ढा हम लोग बना रहे हैं जिसमें खाद बना रहे हैं, उसका नीचे का फर्श पक्का होना चाहिए। क्यों भैया? इसलिए पक्का होना चाहिए कि यदि पानी बरसा तो गड्ढे में पानी तो भरेगा, वो पानी नीचे समाएगा, भी नीचे चला जाएगा पानी, तो उसके पानी के साथ पोषक तत्व भी पानी के साथ नीचे चले जाएंगे अंडरग्राउंड। इसलिए नीचे फर्श पक्का होगा तो जो पोषक तत्व हैं वो उतने ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे, इसलिए फर्श पक्का होना चाहिए। गड्ढा में उचित नमी होना चाहिए। ये गलत लिखा है नमी, यहाँ पे नमी वर्ड ही आप लोग लिखें नमी, नमी यानी मॉइस्चर, ठीक है ना। गड्ढा में उचित नमी होना चाहिए, क्योंकि नमी होगी, मॉइस्चर होगी तो बैक्टीरिया अधिक अच्छी प्रकार से क्रियाशील होंगे, अच्छी प्रकार से क्रिया करेंगे और उस गोबर को अच्छी प्रकार से सड़ा देंगे। तो इसलिए ध्यान रखें, गड्ढे में उचित नमी होना बहुत ज़रूरी है। चौथा है, गड्ढा 1 मीटर से अधिक गहरा नहीं होना चाहिए। सही बात है, जो गड्ढा है वो 1 मीटर से गहरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 मीटर से नीचे अगर गहरा हम लोग बनाते हैं तो आपको पता है कि नीचे बैक्टीरियाओं की संख्या कम पाई जाती है, जिस कारण से वो खाद अच्छी प्रकार से सड़ती नहीं है। इसलिए गड्ढा जो है बना रहे हैं वो 1 मीटर से गहरा नहीं होना चाहिए। 1 मीटर की गहराई तक बैक्टीरिया अच्छी प्रकार से क्रिया करती हैं तो उसको अच्छी प्रकार से सड़ा देते हैं, इसलिए गड्ढे का जो है अधिक गहरा नहीं होना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया कि गड्ढों में यदि हम लोग गोबर की खाद तैयार कर रहे हैं तो कौन कौन सी बातों का हमको ध्यान रखना है। बहुत अच्छी प्रकार से आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गड्ढों में गोबर की खाद तैयार करने से क्या लाभ होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, क्या लाभ होता है समझिए। निम्न लाभ होते हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो यही बात है कि ये वैज्ञानिक विधि है। कैसी विधि है? वैज्ञानिक, साइंटिफिक मेथड है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, इस विधि से पौष्टिक खाद तैयार होती है, और पौष्टिक का मतलब ये होता है कि उस खाद में सभी आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसलिए वो पौष्टिक खाद तैयार हो जाती है। दूसरा लाभ हुआ। तीसरा लाभ है, इस विधि से खाद तैयार करने पर गोबर का पूरी तरह से अपघटन हो जाता है। जी हाँ, यदि हम गोबर की खाद को गड्ढों में बनाते हैं तो अपघटन का मतलब होता है गोबर पूरी तरीके से सड़ जाता है। जब सड़ जाएगा तब भी तो पोषक तत्व भूमि को मिलेंगे। कच्चा गोबर को प्रयोग कभी भी खेत में नहीं करना चाहिए। क्यों भैया? कच्चा गोबर का खेत में प्रयोग करने से उसमें क्या होता है, दीमक लग जाती है। दीमक जानते हो? दीमक सफ़ेद चींटी होती है, देखा होगा आप लोग अपनी लैंग्वेज में, पता नहीं क्या बोलते हो, हम लोग उसको दीमक बोलते हैं। वो लकड़ी को खा जाती है पूरी तरीके से, लाल सा मुंह होता है उसका, सफ़ेद होती है पीछे से, है ना। अद्दी बोलते होंगे कुछ लोग, कुछ और बोलते हैं, इंग्लिश में टर्माइट बोलते हैं, हिंदी में दीमक बोला जाता है एग्रीकल्चर की भाषा में। यदि कच्चा गोबर प्रयोग करते हैं तो कच्चे गोबर में सेलुलोज होता है ज़्यादा, और सेलुलोज उसका मुख्य भोजन होता है दीमक का, है ना। तो इसलिए ध्यान रखें, कच्चे गोबर का प्रयोग नहीं करना, अच्छी प्रकार से सड़ा हुआ गोबर ही हम लोग प्रयोग करें खेत में, ज़्यादा बेहतर है। चौथा है, धूप एवं वर्षा द्वारा पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं। सही बात है, धूप के द्वारा भी जब छायादार स्थान पर बनाते हैं तो धूप से भी नष्ट नहीं होते, और वर्षा द्वारा भी नहीं होते, क्योंकि वो जो है बहता नहीं है, पानी के साथ पोषक तत्व बहते नहीं, इसलिए। तो गड्ढों में गोबर की खाद तैयार करने से क्या क्या लाभ हैं, उम्मीद करता हूँ सभी छात्रों को बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, चलिए
बच्चों क्लास कैसी लग रही है आपको? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताया करें अगर क्लास अच्छी लगती है तो। ठीक है ना, बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोगों के कमेंट आते हैं, आप लोग कहते हैं कि सर अच्छी प्रकार से समझ में आया, हम लोग नोट्स भी बना रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप लोग हमसे पढ़ रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि इतने छात्रों को हम लोग अच्छी प्रकार से शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये बच्चों रहा लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। ये क्वेश्चन आपका लास्ट है। बर्मी कंपोस्ट किसे कहते हैं, इसका संगठन लिखिए। तो बर्मी कंपोस्ट खाद क्या होती है समझिए। केंचुआ कार्बनिक पदार्थों, फसलों के अवशेष, सूखे हरे पत्ते, इनको खा करके मल के रूप में मिट्टी को बाहर निकालते हैं, जिसे हम बर्मी कंपोस्ट कहते हैं। अर्थात केंचुआ द्वारा तैयार खाद ही बर्मी कंपोस्ट कहलाते हैं। आपको पता है कि केंचुआ होता है, केंचुआ जो भी है फसलों के अवशेष खाता है, सूखे हरे पत्ते खाता है, तो खाता है तो फिर वो मल भी करता है। जब मल करता है तो उससे मिट्टी बाहर निकलती है, वो जो मिट्टी बाहर निकलते है उसे ही हम लोग जनरली बर्मी कंपोस्ट के नाम से जानते हैं। अर्थात केंचुआ द्वारा तैयार खाद बर्मी कंपोस्ट कहलाती है। संगठन की बात करें तो नाइट्रोजन 1.5% होता है, उसमें फास्फोरस 1.8 से 2% और पोटास 0.5 से 0.75% होता है। तो ये इसमें आपका NPK का आपका रेशियो क्या है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बच्चों इसके अलावा भी इसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व पाए ही जाते हैं, आप लोग ध्यान रख सकते हैं इस लाइन को भी। तो बर्मी कंपोस्ट किसे कहते हैं, इसका संगठन भी आपको क्लियर हो। तो ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है ना। चैप्टर कैसा लगा, समझाना कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसी तरह वीडियो आप पर डे आती रहेंगी, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल अच्छी प्रकार से पढ़ें, मेहनत करते रहें, चिंता ना करें, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जब तक एग्रोटेक स्टडी चैनल चल रहा है तब तक आपको 12th एग्रीकल्चर छात्रों को तो कहीं से लेके कोई टेंशन लेना ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब आपका समय हो गया है हमारा जाने का। तो बच्चों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर तो आपको करना ही करना है। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।